हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चे, सोप आप लोग हर डेली लाइफ में यूज़ करते हो हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोप किस तरह के कंपाउंड से बनी होती है और सोप ये इतना बेहतरीन क्लिनजिंग एक्शन किस लिए यूज़ कर लेती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जो सोप होती है इसमें सोडियम और पोटाशियम के आयंस पड़े होते हैं। आप लोगों को दिख भी रहा होगा Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये सोडियम का आयन है। एक्चुअल में सोप जो होती है इसका एक पार्ट कोवलेंट होता है और दूसरा पार्ट आयनिक होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक में दो सोप्स दी गई हैं, एक सोडियम स्टीरेट और सोडियम पैल्मिटेट। जो सोडियम स्टीरेट है उसमें कार्बन हमारे पास जो है वो 17 है और जो पैल्मिटेट है उसमें हमारे पास कार्बन जो है वो 15 है। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि जो स्टीरेट है उसमें कार्बन 17 है, हाइड्रोजन 17 का डबल 34, उसमें वन एक ऐड करेंगे तो 35। तो C17H35 ये वाला पार्ट इसका कौन सा होता है? कोवलेंट पार्ट। और आगे वाले में C डबल बॉन्ड O, वन नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा होता है। ठीक है, तो जो इसके आगे वाला पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है? आयनिक पार्ट होता है। उसी तरह सोडियम पैल्मिटेट की बात करें तो सोडियम पैल्मिटेट में C15H15 का डबल 30 और प्लस वन करें 31, फिर C डबल बॉन्ड O, वन नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास सोप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सोप दो ही हमारे बुक में हैं, एक सोडियम पैल्मिटेट और एक सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोप को बनाया कैसे जाता है। तो सोप एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट जो होता है उसको अगर हम लोग अल्कली के साथ रिएक्ट करें, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करें, तो सोप एज एन एस्टर हमारे पास बन के निकल आती है। ठीक है, अब एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोगों ने चैप्टर जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें एस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। एस्टर्स जो होते हैं हमारे पास ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने जो पीछे वाला एस्टर पढ़ा था उसका नाम था इथाइल इथेनॉइड। तो उसका फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इथाइल था और ये इथेनॉइड था। तो इथाइल इथेनॉइड या इथाइल एसीटेट आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना है हम लोगों ने कि जो हमारी सोप्स होती हैं ये क्या होती हैं? एस्टर्स होती हैं। क्या होती हैं? एस्टर्स। ठीक है, बनाया कैसे जाता है तो हम लोग देखते हैं अगले पेज में। अगली स्लाइड में आ गए हम लोग बेटा। तो ये देखो कि हम लोगों ने क्या करना है बेटा, जो हमारा फैट और ऑयल होता है इसको एक एल्कली के साथ, एक वाटर सॉल्युबल बेस के साथ हीट करना है। इन दोनों की रिएक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या देगी? सोप। और बाय प्रोडक्ट में हम लोगों को ग्लिसरॉल बनेगा, अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एस्टर मैंने अभी बताया था क्या? CH3COO C2H5 और एल्कली में ले लेता हूँ NaOH। तो NaOH से OH निकलेगा। ठीक है, OH जो होगा वो C2H5 के साथ आके जुड़ जाएगा। OH जब C2H5 के साथ आके जुड़ेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो देखिए C2H5OH। दिस इज इथेनॉल। आप सभी को याद भी होगा कि इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इथेनॉल होता है। ठीक है, तो तभी उन्होंने लिखा है कि जब हम लोग फैट, ठीक है जी, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, जब इनको कुछ देर तक हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी? सोप निकल आएगी, जो कि हमारी क्या होती है? एस्टर। और साथ में क्या निकलेगी? ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग अल्कोहल कह देते हैं। ठीक है, अल्कोहल इसलिए इन्होंने लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने जो सोप लेनी है उसमें कार्बन एटम कितने होंगे। जो सोप एक एस्टर मॉलिक्यूल है, मैंने तो इथाइल इथेनॉल लिया था, तो तुम्हारे पास इथाइल इथेनॉल निकल आई थी। ठीक है, अगर हम लोग इथाइल इथेनॉल के बजाय बड़ा कंपाउंड लेंगे तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो अलग निकल के आएगी। पर इस रिएक्शन को हम लोग सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और बेटा आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। दोबारा से हम लोग याद कर लेते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कुछ खास नहीं है, सीधा आप लोगों को अगर याद करना है तो इजी वे में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने फैट ऑयल को लिया, ठीक है, उसको किस में डाला? एल्कली में डाला, और जो हमारे पास निकल के आ गई वो हमारी निकल के आ गई सोप। क्या निकल के आ गई हमारी?
सोप। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये रिएक्शन होती है बेटा, जिसमें हमारे पास ये सोप निकल के आती है, हम लोग यहाँ एक नमक जरूर डालते हैं रिएक्शन में, जो ये लिखा हुआ थर्ड पार्ट में सोडियम क्लोराइड। ये नमक क्यों डाला जाता है? जो हमारी सोप होती है ये प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए निकाली जाती है। हम लोग जो हैं अगर नमक ना डालें तो सोप और अल्कोहल का मिक्सचर सा हम लोगों को मिलता है, जिससे सोप को अगर निकालना हो तो काफ़ी मुश्किल आती है। बट अगर हम लोग उसमें नमक डाल दें तो हमारी सोप जो होती है वो बहुत अच्छे से निकल आती है। इसमें हमने जो फैट और ऑयल का पार्टिकल लिया हुआ है वो आप लोग कहते हैं वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, कैस्ट्रोल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिंसडील ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, किसी भी तरह का आप जो है वो ऑयल ले सकते हैं। ये सारे के सारे ऑयल्स जो हैं ये हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप्स देंगे ही देंगे। हम लोगों को अगर सोप घर पे बनानी हो तो हम लोगों ने इनमें से कोई भी एक ऑयल उठा लेना है, कैस्ट्रोल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिंस्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई भी एक ऑयल हमने जो है उठा लेना है। उसको हम लोगों ने कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है जी, कास्टिक सोडा जो होता है ये साबुन बनाने के ही काम आता है, और साथ में नमक ज़रूर लेना है। ठीक है, तो आप हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, तो प्रोसीजर ऑफ सोप की बात करते हैं। हम लोगों ने सारा ले लिया, कैस्ट्रोल ऑयल ले लिया, कोई भी ले लिया, 20 ml ले लिया। इसमें लमसम 20% जो है इसकी वॉल्यूम का सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। एक पेस्ट सी कहते बन जाएगी। जो ये पेस्ट है, इस पेस्ट में से हम लोगों ने अगर सोप को निकालना है तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक डालना पड़ेगा, और वो जो है नमक इसको अच्छे से प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। जो सोप है हम लोग उसको काट भी सकते हैं, पीसी सोप बार्स बन जाएंगी। अब पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है हम लोगों को कि हम लोग जो है नमक क्यों डालते हैं, तो स्पेशली हम लोग लिखते हैं कि नमक सोप को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप लोग जो अपने कपड़े गंदे होते हैं उनको सोप से साफ़ करते हैं, आप लोगों को पता है अभी जो कपड़े पे ज़्यादातर डर्ट लगी होती है वो क्या होता है? जो हमारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं वो क्या होता है? ज़्यादातर बेटा जी आप लोग जब सब्ज़ी खाते हो तो सब्ज़ी का ही ऑयल लगाता है, ठीक है कि नहीं? या मान लीजिए रास्ते में आपका साइकिल वगैरह ख़राब हो गया, आप उसकी चेन वगैरह रिपेयर कर रहे हो तो चेन पे जो लगी होती है ग्रीस, वो ग्रीस ही जो होती है ये ऑयल एंड ग्रीस जो होती हैं मेनली, ये दो चीज़ें ही होती हैं जो आपके कपड़ों पर ज़्यादा लगती हैं, जिनको हम लोग डर्ट कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? डर्ट। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना होता है? रिमूव कराना होता है। तो याद रखना जब क्वेश्चन लिखोगे तो ये ज़रूर लिखना है कि जो डर्ट होती है वो या तो सिर्फ ऑयल पार्टिकल होता है या दूसरा क्या होता है? ग्रीस होता है। ठीक है, तो जो ग्रीस है मैंने आपको बता दिया, दो ही कारण होते हैं। हम लोग खाना खाते हैं या तो सब्जी वगैरह डुल जाती है हमारे कपड़ों के ऊपर, या मान लो रास्ते में आपका जो साइकिल है वो ख़राब हो गया है, ठीक है कि नहीं? तो आप उसकी जो चैन है वगैरह उसको रिपेयर करने लग गए, तो जो चैन रिपेयर कर रहे थे वो चेन जो थी उसमें ग्रीस लग गई, बाद में वही आपके कपड़ों पे लग गई, है ना? तो हाथ वगैरह धोए नहीं, वो पॉकेट पुकेट में डाल लिए, तो वो उन कपड़ों के ऊपर मिट्टी लग जाती है। हम लोग उसी चीज़ को क्या कहते हैं? डर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में देखें। जो सोप मॉलिक्यूल होता है बच्चे, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने कि जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है ये एक पार्ट जो इसका होता है, ये सारा का सारा जो मैं ये बना रहा हूँ ये वाला पार्ट कार्बन पार्ट होता है, यानी कि कोवलेंट नेचर का होता है। और जो आगे ये हमारा हेड बनाया जाता है इसमें हमारे पास COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव पड़ा होता है, ये आयनिक पार्ट होता है। तो सोप का ये दो हिस्से होने के कारण ही सोप बहुत अच्छे से रिएक्शन करती है कपड़े धुलाने के लिए। ये वाला पार्ट जो कोवलेंट पार्ट है ये पानी से भागता है, पानी से डरता है। तो जो पानी से डरता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिया होता है डर। तो जिसको पानी से डर लगता है वो इसकी पीछे वाली टेल होती है, और जिसको पानी अच्छा लगता है वो इसके आगे वाला हेड है। ये वाला जो हमारा आयनिक पार्ट है ये वाटर में घुल जाता है, इसको वाटर अच्छा लगता है, तो हम लोग इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो पानी से भागता है, जिसको पानी से डर लगता है, वो इसकी पीछे वाली टेल होती है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। एक वन वर्ड का क्वेश्चन जरूर आ जाता है बेटा, इसको याद रखना है कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो टैडपोल स्ट्रक्चर का होता है, और शेप जो उसकी होती है ये मतलब जैसे छोटा
जो फ्रॉग होता है उसका छोटा जो मतलब अभी बच्चा फ्रॉग की डेवलपमेंट में नहीं हुआ है तो जो शेप वो वाली होती है हम लोग उसको कहते हैं टैडपोल शेप। ठीक है जी। तो ओवरऑल एक बार फिर से याद रख लेना कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, इसका जो ये पीछे वाला पार्ट है ये कोवलेंट पार्ट है, और कोवलेंट पार्ट जो होता है इसको पानी से डर लगता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है ये वाला पार्ट सारा आयनिक पार्ट होता है। ठीक है जी, जिसको पानी अच्छा लगता है। ये वाला पार्ट आयनिक पार्ट होता है जिसको पानी अच्छा लगता है। इसमें C डबल बॉन्ड O 1 नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। तो जो आयनिक पार्ट होता है पानी अच्छा लगता है जिसको हम लोग उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब बच्चे होता क्या है कि जब हम लोग इनको पानी में डाल देते हैं, साथ में ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगी होती है, तो केमिस्ट्री का एक ना रूल है। क्या रूल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, जो कोवलेंट पार्ट होता है वो कोवलेंट के पास ही भागेगा, जो आयनिक पार्ट होता है वो आयनिक के पास ही भागेगा। मैंने जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जो हमारी डर्ट होती है, ऑयल होता है, जो ग्रीस होती है, इसके पास रहेगा। और जो हमारा आयनिक पार्ट है ये भागेगा पानी में। ये किसके पास भागेगा, आयनिक पार्ट जो होता है ये वाटर में भागेगा, क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, और आयनिक पार्ट में C डबल बॉन्ड O 1 नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो कोवलेंट पार्ट की तरफ भागता है, आयनिक पार्ट की तरफ भागता है। तो होता क्या है इससे कि हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चे, एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। उस क्लस्टर को CLUSTRE, क्लस्टर को एग्रीगेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एग्री, AGGREGATE, एग्रीगेट या एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब ही क्या हो जाता है, इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना। तो जो ये डर्ट थी ये खुद कौन सी थी, कोवलेंट नेचर की, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल पार्टिकल ही होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल पार्टिकल या ग्रीस ही होती है। ठीक है कि नहीं। तो इसके ऊपर क्या हुआ, सोप की टेल्स जो हैं वो आकर इसमें फंस गई। क्या हो गई, सोप की टेल्स जो हैं वो डर्ट में आकर फंस गई, क्योंकि सोप की टेल्स जो थी वो भी सारी कौन सी थी, कोवलेंट। तो कोवलेंट पार्ट को पसंद करता है, तो भागा भागा इसके साथ आके जुड़ गया। और इसका जो हेड था आयनिक पार्ट वो सारा किस में रह जाएगा, पानी में रह जाएगा। तो जो इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास सामने निकल के आता है, जिसमें हमारे पास ये सारा कोवलेंट पार्ट और आयनिक पार्ट एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, हम लोग इस स्ट्रक्चर को माइसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसिल। सोप, MICELLE। ठीक है, तो सोप माइसिल को अगर हम लोगों ने अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जो माइसिल है ये हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो किसके साथ जुड़ गई आकर, सोप के साथ जुड़ गई, सॉरी डर्ट के साथ आकर जुड़ गई, और जो उसके बाहर वाला आयनिक पार्ट था वो पानी में रह गया। तो इस तरह का जो इकट्ठा हमारे पास ये एग्रीगेशन सी बन के आ जाती है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, माइसिल। क्या कहते हैं, माइसिल। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, जब हम इसको अच्छे से धोते हैं, है ना, थापे वगैरह मारते हैं कपड़ों के ऊपर, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ये कोवलेंट पार्ट का इसके साथ जुड़ जाता है, डर्ट मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और पानी में जो होते हैं वो आयनिक पार्ट रहता है। और जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर रिंस करते हैं तो जो कोवलेंट पार्ट होता है ये डर्ट को छोड़ता नहीं है, फिर ये डर्ट को पिक करके अपने साथ बहा के ले जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं ना तो क्या होता है कि जो कोवलेंट पार्ट है ये उसको सोर्स में बहा के ले जाता है। तो ध्यान से देखो, वो कहते हैं जब डर्टी क्लोथ को हम लोग किस में डालते हैं बेटा, वाटर में डालते हैं। ठीक है, और जिसमें सोप खुली हो तो हाइड्रोकार्बन एंड्स होती हैं जो वो माइसिल फॉर्मेशन बना लेती हैं ऑयल या ग्रीस पार्ट के साथ। ठीक है जी, और उसके साथ चिपक जाती हैं, उसके सरफेस के साथ चिपक जाती हैं। इस तरह से जो ऑयल पार्टिकल होता है वो इसके अंदर ऐसे ना एंट्रैप हो जाता है, एंट्रैप करने का मतलब फंस जाता है। ठीक है, और जो आयनिक पार्ट होता है वो सारा का सारा किस में होता है, वाटर में होता है। जब डर्टी क्लोथ को एजिटेट किया जाता है ना, हम लोग उसको थापे वगैरह मारते हैं, जोर से हिट करते हैं, तो जो डर्टी सब्सटेंस होता है वो वाला सारा का सारा हाइड्रो जो फिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मैंने कोवलेंट पार्ट होता है,
उसके साथ चिपक जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है आगे वाला हमारा हेड है वो पानी में रहता है। और जब हम काफ़ी सारा पानी रिंस करते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम हम लोग पानी बहाते हैं, तो वो आगे निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सोप पार्टिकल है वो एक्ट करता है। अच्छा, सोप की बेटा एक ना कमी है, सबसे बड़ी, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, कि सोप हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते, किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है जी बच्चे, जो हार्ड वाटर होता है ना, जो हार्ड वाटर होता है हमारा, ठीक है, ये वो पानी होता है जो बोर वाला होगा, आप लोगों ने नलके वाला पानी कभी पिया होगा। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सिंपली कोई भी आप लोगों से पूछे कि हार्ड वाटर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, हम लोग उस पानी को क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और हमारी जो सोप होती है ना, ये काफ़ी सारी सोप वेस्ट हो जाती है उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को बैलेंस करते करते। उसके बाद इस सोप का क्लीनिंग एक्शन शुरू होता है। सोप जो होती है वो सूटेबल नहीं होती कपड़े धोने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहला तो वही बात है कि सोप जो होती है ये काफ़ी सारा हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके वेस्ट हो जाती है। जब लोग जो सब्सटेंस वेस्टेज के बाद ये आप लोगों को वाइट 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 नज़र आ रहा है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कम। तो हम लोग ये कहेंगे सोप फॉर्म्स स्कम विद हार्ड वाटर, दैट्स वाई लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड। तो काफ़ी सारी सोप वेस्ट हो जाती है, हैंस वी पीपल नॉट यूज सोप विद हार्ड वाटर, विद हार्ड वाटर। अच्छा, जो ये स्कम बनता है ना, ये स्कम आप लोग अगर कभी नलके वाले पानी से नहाए हो और साबुन सिर पे लगाई हो, 3-4 बार धोने के बाद भी आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि साबुन सिर से उतरी नहीं है। तो जो वो सब्सटेंस होता है ना, हम लोग उसको स्कम कहते हैं। कपड़ों में भी कभी ऐसा लगा होगा, कपड़े धो दिए होंगे, कपड़े सूख भी गए होंगे, पर ऐसा लगेगा सफ़ेद सफ़ेद उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो वो प्रेसिपिटेट सा होता है, और वो प्रेसिपिटेट सोप के साथ ही बनता है। जब सोप को हम लोग किससे रिएक्ट करते हैं, हार्ड वाटर से करते हैं। मैंने कपड़े वगैरह हार्ड वाटर में धोते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो बेटा हम लोग जो झाग बनती है उसको हम कहते हैं लेदर। क्या कहते हैं, लेदर। और जो वेस्ट सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं स्कम। ये याद रख लेना, स्कम हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, हमको नहीं चाहिए होती। हमारा सोप जो होती है वो ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, मुझे पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। और जो लेदर होती है इसको कहते हैं झाग। तो जो लेदर होती है वो सोप बना लेती है सॉफ्ट वाटर के साथ। सॉफ्ट वाटर जो होता है वाटर वर्क्स का पानी होता है, जो आरओ का पानी होता है, फिर मतलब बात करें हम लोग, जिसको फिल्टर किया जाता है, जिसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है ना, इनको रिमूव कर दिया जाता है, वो वाटर हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, तो सोप सॉफ्ट वाटर के साथ अच्छे से कपड़े धो लेती है, पर हार्ड वाटर में सोप क्या बनाती है, स्कम बनाती है, झाग नहीं बना पाती। ठीक है, बहुत सारी हमारी सोप वेस्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग जो है सोप को सॉफ्ट वाटर के साथ यूज़ नहीं करते। ये उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सॉफ्ट वाटर जो है, इसमें हमारे पास देखो काफ़ी सारी झाग बन रही है। ठीक है जी, सोप डाला हुआ है। बट जो ये हार्ड वाटर है, इसमें जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, इसमें जब मैंने सोप डाला तो ये छोटा सा प्रेसिपिटेट सा बन गया, और ये क्या, ओनली स्कम इज फॉर्म्ड। क्या बनी हुई है, स्कम। तो हैंडपंप वाला पानी, नलके वाला पानी या बोर वाला पानी आप लोग जो है वो हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर से सोप कामयाब नहीं होती, तो इसलिए हम लोग जो है, अब अवेलेबिलिटी ऑफ दूसरा वाटर, तो सॉफ्ट वाटर तो सभी के घरों में नहीं आता। ये कई ऐसी जगह पर हम लोग जैसे नया घर बनाते हैं तो वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पाइपलाइन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नहीं रही होती। तो हम लोग इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट है। क्या है बच्चे, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होता है इसका क्लींजिंग एक्शन होता है, चाहे सोप आ जाए, चाहे हार्ड वाटर आ जाए, चाहे सॉफ्ट वाटर आ जाए, डिटर्जेंट को कोई परवाह नहीं होती, कौन सा मर्जी पानी हो। क्यों, अब डिटर्जेंट की कंपोजिशन अलग होगी ना, इसलिए। जो हमारी सोप होती है, हमने पढ़ा था C17H17 का डबल और एक 1 जोड़ दिया था 35, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या थी, हमारी सोप मॉलिक्यूल था। पर जो डिटर्जेंट होता है वो डिटर्जेंट ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है वो हम लोग, मैं आपको बताऊं तो CH3 ब्रैकेट CH2, इसमें 10, फिर उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर SO3
Na। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, अब इसमें 10 और ये 11 हो गए, ठीक है, ये 11 ही होते हैं, 12 हो गए। तो सी अब कार्बन 12 हो गए, तो जिसमें कार्बन 12 होते हैं हम लोग उसका नाम बोलते हैं डू-डेक। क्या नाम बोलते होते हैं? डू-डेक। तो हम लोग कहेंगे सोडियम एन डू डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एन डू डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट जो होता है ये हमारे पास सोप का ही मॉलिक्यूल होता है, सॉरी डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एक मिनट। ये रहे हमारे डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला है वो अगली स्लाइड में है, तो हम लोग पहले डिटर्जेंट का फॉर्मूला ही देखते हैं, उसके बाद डिटर्जेंट के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। ये रहा, ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको बताया था डिटर्जेंट का फॉर्मूला, तो CH3 लगाया था, फिर उसके बाद CH2 जो थे ये 11 होते हैं, साथ में बेंजीन रिंग होती है, ठीक है जी। तो बेंजीन रिंग C6H4। एक्चुअली में जिन्होंने कार्बन कंपाउंड शुरू में पढ़ा हुआ उनको पता होगा बेंजीन होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। पर यहाँ 4 लगा है। 4 लगने का कारण ये है कि एक तो कार्बन इधर से जुड़ गया तो हाइड्रोजन वहाँ कमी रह गई, एक आगे SO3 से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की कमी वहाँ रह जाएगी। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम एन डू डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, जो कॉमन डिटर्जेंट होता है जिसको हम लोग हर जगह पर यूज़ करते हैं, ये वाला सोडियम एन डू डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। कईयों में ये बेंजीन रिंग नहीं भी होती, वो डायरेक्ट होते हैं सोडियम एन डू डिसाइल सल्फेट। बट आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचो कि ऐसा बड़ा सारा नेम है, मुझे पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। हम लोगों को ये पेपर में नहीं पूछा जाता, आज तक तो नहीं पूछा गया, ना ही आगे पूछा जाए, क्योंकि पेपर में मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को सोडियम मतलब सोप यूज़ कर रहे थे किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ तो कपड़े नहीं धुल रहे थे, और डिटर्जेंट जो है ये हार्ड वाटर के साथ बहुत अच्छे कपड़े धुल देता है। उसका कारण ये है कि डिटर्जेंट जो है ये स्कम नहीं बनाता, ये स्कम नहीं बनाता, ये सारी जगह पर क्या बनाता है? लेदर। डिटर्जेंट लेदर बनाता है, चाहे वो हार्ड वाटर हो चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो। पर जो सोप होती है वो स्कम बनाती है, इसलिए सोप को हार्ड वाटर से यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट्स दोनों में यूजेबल है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आप लोगों को अगर मैं इसकी बताऊं तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है कि नहीं? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब, मान लो कि अगर आप इनको, जैसे जो गंदा पानी होता है ये नदियों में जाएगा, हम लोग अपने घरों से गटर्स में जाता है, गटर से नदियों में जाता है, मेराइन लाइफ अगर इसको खाएगी जैसे फिशेस वगैरह हैं तो ये उनकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद ये उनकी मौत का कारण बनेगा। आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो और उन फिशेस को खाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। नहीं भी खाते, वेजिटेरियन हो, तो भी वो पानी जो होता है वो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इरिगेशन वाला जो पानी होता है वो प्लांट्स को जाएगा, वही फसलें हम लोग खाएंगे। अल्टीमेटली जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना ये घूम घुमा के हमारी बॉडी में ही आ जाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो इन डिटर्जेंट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो डिटर्जेंट्स बैड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को डिटर्जेंट्स कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ऐसा कोई जगह ढूंढिए जहाँ तक आप लोगों को क्या मिल जाए, सॉफ्ट वाटर मिल जाए, और आप अपने कपड़े जो हैं वहाँ अच्छे से धो सकें। ठीक है, तो यही था मेन। अब एक डिफरेंस छोटा सा देख लेते हैं। सोप्स जो होती हैं ये सोडियम साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है जी। जैसे हमने पढ़ा था कि CnH2n+1 डंडे लगाकर COONA भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। या हम लोग अगर कहें तो सोडियम स्टीरेट और सोडियम पैल्मिटेट के बारे में पढ़ा था। स्टीरेट में कार्बन कितने थे? 17, पैल्मिटेट में कार्बन कितने थे? 15। हाइड्रोजन डबल से एक ज़्यादा होती हैं, 17 का डबल जो है ये 34 और उसमें एक जोड़ा 35। जो अपने पास 15 है, 15 का डबल 30, उसमें एक जोड़ा 31, C डबल बॉन्ड O 1 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह ये वाला C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये थी हमारी सोप्स। और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं या सिर्फ सल्फेट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर से भी बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं, पर सोप्स जो होती हैं ये नॉट सूटेबल होती हैं हार्ड वाटर के लिए। सोप्स बायोडिग्रेडेबल हैं,
मान लीजिए कि वो फूड चेन में कहीं ना कहीं एंटर कर जाती हैं, अपनी बॉडीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती, बट जो डिटर्जेंट्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सोप्स जो होती हैं इनका क्लीनिंग एक्शन वीक होता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। डिटर्जेंट्स जो होते हैं बेटा, ये जितने ज़्यादा केमिकल वाले सब्सटेंस हैं इनका क्लीनिंग एक्शन उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोगों को देखने में लगता है कि हाँ जी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पर अल्टीमेटली ये अपनी बॉडीज़ को ख़राब ही करते हैं। होपफुली आप लोगों को चैप्टर जो का ये वाला पार्ट है बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।